हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गाइस ढेर सारे एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, तो उम्मीद है कि आप लोग डे बाय डे पढ़ रहे होंगे और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे होंगे ताकि जब भी एग्जाम आए तो आप लोगों का करंट अफेयर्स पीछे ना रह जाए। बात करें अगर दोस्तों आज की डेट की, तो आज है 23 जुलाई। और अगर आप लोग इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग इस वीडियो को पीडीएफ और बाकी जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पर आती हैं वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग डे बाय डे पढ़ रहे होंगे और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे होंगे। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि गाइस जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम होने वाला था वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। जो एग्जाम सितंबर में होने वाला था वो अब नवंबर में होगा। 23 नवंबर को ये एग्जाम स्टार्ट होगा और 26 नवंबर तक एग्जाम चलेगा। ये एक टेंटेटिव डेट है अभी भी जो एसएससी द्वारा जारी की गई है। अभी देखो अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती है तो हो सकता है ये एग्जाम और भी आगे पोस्टपोन हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं देखो यार ऑन डेट एग्जाम हो जाए तो सभी लोगों के लिए अच्छा हो, आप लोगों की भी जॉब लग जाए। ओके, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेशन की तरफ। ओके, तो सबसे पहला सवाल है कि वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली में वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन यानी एएफसीसी यानी कि एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को किसने इनॉग्रेट यानी किसने उद्घाटन किया था? तो ये किया है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और इसको देखो हेड किसने किया है? जो हमारे देखो जो इंडियन एयर फोर्स के जो हेड हैं वो कौन है? वो है आरकेएस भदौरिया जी। तो उन्होंने इसको हेड किया है। और ये किस लिए किया गया है? देखो ये जो कॉन्फ्रेंस है एएफसीसी जो कॉन्फ्रेंस है ये किस लिए किया गया है? ये किया गया है कि एक दशक पूरा हो चुका है, जैसे 2020 से भी चल रहा है, और अगले दशक में जो डिफेंस में या मैं बात करूँ इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या आगे चीज़ें की जाएंगी, क्या क्या आगे के प्लान बनाए जाएंगे, मतलब किस तरीके से ग्रोथ होगी, तो उस चीज़ के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की जाती है हर 10 साल के बाद। तो ये वही कॉन्फ्रेंस है, एक दशक पूरा होने के बाद ये कॉन्फ्रेंस की गई है। अब इसमें देखा जाएगा कि क्या क्या सिनेरियो होगा, क्या क्या ऑपरेशंस आगे करे जा सकते हैं, मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की जा सकती है फोर्स में। तो उस चीज़ के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको इनॉग्रेशन किया है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, और इसको हेड किया है किसने? आरकेएस भदौरिया जी ने, जो कि कौन है? एयर चीफ मार्शल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को भारत नाम का ड्रोन किसने प्रदान किए हैं? तो ये डीआरडीओ ने प्रदान किए हैं। ठीक है, तो ड्रोन किसने प्रदान किया है? देखो डीआरडीओ ने प्रदान किया। अब डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ आपको लोगों को पता है या नहीं पता है? मैंने कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। देखो डीआरडीओ होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है डीआरडीओ। और डीआरडीओ ने अभी ड्रोन प्रदान किया है जिसका नाम है भारत। अब ये है क्या? देखो एक तरीके से ये एक बहुत मतलब हाईली एडवांस्ड ड्रोन है जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर में भी उड़ सकता है और एक हाई एल्टीट्यूड पर भी उड़ सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, देखो अभी हाल ही में एलएसी पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तो उस जगह पर देखो निगरानी रखने के लिए, दुश्मन पर नज़र रखने के लिए और एकदम सटीक जानकारी के लिए ये ड्रोन बनाया गया है। ये एलएसी पर भी काम कर सकता है, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है उस पर भी काम कर सकता है। और जो दुश्मन की जानकारी है वो एकदम सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी हमारे जो सोर्सेज हैं उनको मिल सकती है, जिससे कि उन लोगों को हमला करने में और अपने जवानों को बचाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि जिस जगह पर देखो जवान नहीं जा सकते, जिन जगहों पर जवानों को तैनात करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, तो उन जगहों पर अगर ड्रोन तैनात किए जाएंगे तो काफ़ी अच्छी जानकारी हमको मिल पाएगी। ओके, अब बात करते हैं देखो इंडियन आर्मी को ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी के इस समय चीफ कौन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बताएंगे? चलो मैं बता देता हूँ, मनोज मुकुंद नारवाने। ठीक है, मनोज मुकुंद नारवाने ये हैं इस समय चीफ ऑफ ए आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी चीज़ याद रखनी है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए उद्गम समागम हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत की है। अब देखो ये ओला कॉर्पोरेट क्या है? देखो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो कंपनी है ओला, जो कंपनी है वो एक भारतीय कंपनी है और भारत के ढेर सारी जगह पर, मतलब हर एक मैं कहूँ शहर में ओला इस समय चलती ही है। लगभग 10,000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं जो कि इंडिया में एक्टिव हैं। और इस समय जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट राइड या सैनिटाइज राइड, मतलब एकदम एक्यूरेट, मतलब अच्छी जो राइड दे रहे हैं वो ओला ही दे रही है ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन, इस समय जो चल रही है उसमें भी।
ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना जो व्यापार है उसे ग्लोबली ले जा रहे हैं, यानी कि और देशों में भी ओला के जो ऑफिसेज हैं, ओला की जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी। जैसे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ और यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यूके है, तो यहाँ पर भी ये अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए इन्होंने ओला कॉर्पोरेट के नाम से एक जो कह सकते हैं आप लोग एंटरप्राइज लॉन्च किया है, जिसके तहत ये और देशों में भी फैलेंगे और बाकी के देशों से भी बात चल रही है, उन देशों में भी इनकी जो ब्रांचेज हैं वो आगे ओपन की जाएंगी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि ओला ने कौन सा एंटरप्राइज खोला है, वो ओला कॉर्पोरेट खोला है विदेशों में, मतलब अपनी ब्रांचेस खोलने के लिए। अगला है क्या, हाल ही में टून्स मीडिया अवार्ड किसे दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है देखो अर्नब चौधरी जी को। ठीक है, ये किसे दिया जा रहा है, अर्नब चौधरी जी को दिया जा रहा है ये। और ये कौन है, ये देखो बहुत बड़े, मतलब मैं आपको एक चीज कहूँ कि अगर ये लेजेंड है तो कहना छोटी बात होगी, वैसे ये बहुत बड़े इंसान हैं। ये एनिमेशन करते थे, एनिमेशन एक्सपर्ट कहा जाता था इन्हें, और ये इन्हें ना अवार्ड भी मिल चुका है लेजेंड ऑफ एनिमेशन का। ठीक है, तो ये अर्नब चौधरी थे जो कि एनिमेशन के एक्सपर्ट थे, बॉलीवुड में भी इन्होंने काम, बॉलीवुड में भी ये काम करते थे। और ठीक है, और इनको ना मैं बात करूं तो अभी इनकी जो एक मूवी थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, उसको ना ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। ऑस्कर समझ रहे हो ना, ऑस्कर कितनी बड़ी बात है, ऑस्कर में इनकी मूवी नॉमिनेट हुई थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने इसमें से देखी होगी। ओके, तो इनकी जो मूवी थी वो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, और ये एकमात्र ऐसे पर्सन थे जिनकी ये मूवी भारत की तरफ से नॉमिनेट की गई थी, जो कि एनिमेशन मूवी थी। अब मैं बार बार आप लोगों को थे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका ना देहांत हो गया है अभी 25 दिसंबर 2019 को, लास्ट ईयर इनका देहांत हो गया है, और इन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है, टून्स मीडिया अवार्ड। ठीक है, तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि टून्स मीडिया अवार्ड किसे दिया जा रहा है, तो टून्स मीडिया अवार्ड अर्नब चौधरी जी को दिया जा रहा है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि भारत और अमेरिकी नौसेनाओं ने अभी हाल ही में हिंद महासागर में एक नौसैनिक अभ्यास किया है, वो कौन सा है, आप लोगों को बताना है कि वो आखिरकार वो अभ्यास कौन सा है। तो देखो ये है अभ्यास जो है वो है पेसेक्स। ठीक है, अब ये किस किस ने किया है, भारत ने किया है और अमेरिका की नौसेना ने किया है। ठीक है, पेसेक्स किया है, और ये किस लिए किया गया है, देखो जो दोनों देशों की सेनाएं ना, नेवल सेनाएं, यानी कि एक तरीके से तो अब नेवी जो है दोनों देशों की, उनके बीच में एक बेहतर तालमेल बिठाने के लिए इसलिए ये अभ्यास किया गया है, और ये हर साल किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, देखो अभी ना जो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी, तो दो दक्षिण चीन महासागर है ना, उस जगह पर कई सारे जो शिप्स हैं वो यूएस ने अपने भेजे थे भारत की मदद करने के लिए, और इंडिया की जो मतलब नेवी है उन्होंने भी अपने तैनात कर रखे थे। तो अगर कोई जैसे बात होती है, अगर वहां से अगर लड़ाई शुरू होती है, तो वहां पर ये लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो तालमेल, एक अच्छा तालमेल बिठाने के लिए इसलिए ये जो एक्सरसाइज है वो की गई है, जिसका नाम है पेसेक्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और देखो भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया था, मैं एक सेकंड अगली स्लाइड पर आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था आईएनएस शिवालिक ने, और आईएनएस सह्याद्री। ठीक है, और थर्ड है आईएनएस कमोरता, और एक और था आईएनएस राणा। तो ठीक है, तो ये चार हमारे जो मतलब नौसैनिक थे, इन्होंने हिस्सा लिया था इसमें। ठीक है, और जो अमेरिका के थे वो भी 3 जहाज थे जिन्होंने साथ में इसमें हिस्सा लिया है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल मैं छोड़ता हूँ कि आप लोगों को बताना है, देखो नेवी के चीफ कौन थे। मैंने आप लोगों को आर्मी के बता दिए, एयरफोर्स के बता दिए, लेकिन अभी जो नेवी के चीफ हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आखिरकार नेवी के चीफ कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया का जो पहला सैन्य उपग्रह यानी कि टेली कम्युनिकेशन जो उपग्रह है ना, उसको जो लॉन्च किया है एनएसएस सेकंड, वो किसने लॉन्च किया है, तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ओके, तो ये किस लिए लॉन्च किया गया, देखो ये लॉन्च किया गया टेलीकम्युनिकेशन के लिए, यानी कि बहुत सारी जो मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, ये जो जितनी भी देखो इनका इंटरनेट सेवाएं हैं, मैं बात करूं इंटरनेट सेवाएं हैं, सिक्योरिटी के जो जीपीएस वगैरह की लोकेशंस होती हैं, और भी कई तरीके से जो एक्यूरेट चीज़ें होती हैं ना, जो सिक्योरिटी पर्पस, और मैं बात करूँ टेलीकम्युनिकेशन पर्पस से जो होती हैं, उनको ये सुदृढ़ करेगा। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है।
कहाँ से लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने? स्पेस एक्स ने अपने जो अमेरिका में फ्लोरिडा में अपना जो एयरफोर्स स्टेशन है जिसका नाम है कैप कैनावेरल, तो यहाँ से इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप लोगों से कभी पूछा जाए कि कहाँ से लॉन्च किया तो ये भी आप लोग बता दोगे। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है एनएसएस। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ों के बारे में। देखो, दो चीज़ों के बारे में बात आई है, एक तो साउथ कोरिया के बारे में बात आई है और साथ ही साथ स्पेस एक्स के बारे में बात आई है। तो एक जब भी हम दो चीज़ों की बात होती है तो हम लोग लाइन खींच लेते हैं बीच में एक। तो देखो, बात करते हैं साउथ कोरिया की, यानी कि दक्षिण कोरिया की। कैपिटल क्या है? कैपिटल है यहाँ की सियोल। सियोल यहाँ की कैपिटल है। बात करें अगर दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है दक्षिण कोरियाई वोन। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं मून जे इन। ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, वो है मून जे इन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स की जो स्थापना है वो अभी 2002 में हुई थी। ठीक है, बात करें अगर दोस्तों, इसके जो हेडक्वार्टर है वो इसका कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएस में। और अगर हम बात करें इसके सीईओ और फाउंडर की तो वो है एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क इसके सीईओ और फाउंडर भी हैं, दोनों हैं। तो इतना तो ये तो आपको पता ही होगा, वैसे एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लॉन्च किया गया भारत में। वो कब लॉन्च हुआ, कब लागू हुआ? तो ये 20 जुलाई से लागू हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और वैसे भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये ना उपभोक्ताओं के ऊपर है, यानी हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते ही हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो इसके तहत है क्या, देखो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आप लोग अगर कुछ चीज़ खरीदते हो और अगर आप लोगों की चीज़ खराब निकलती है तो आप उसके लिए केस कर सकते हो किसी भी राज्य में, मतलब कहीं पर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने, जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी में आपने कोई सामान खरीदा और अगर आप एमपी चले गए और वहाँ जाकर वो सामान खराब निकला तो आप एमपी के कंज्यूमर कोर्ट में भी इसके खिलाफ केस कर सकते हो। आपका केस जो है वहाँ पर भी सुना जाएगा, आपका मना नहीं किया जाएगा। और अब चीज़ें क्या है, देखो पहले क्या होता था, अब कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करो तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब बहुत ही प्रणाली फास्ट कर दी गई है इस एक्ट के आने के बाद। और अब तक क्या होता था, देखो जो ऑनलाइन सामान आप खरीदते थे ना, तो ऑनलाइन सामान इसके अंडर नहीं आता था, मतलब उसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट वगैरह, केस वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं हो पाती थी। लेकिन अब वो भी इस मामले इसी के अंदर देखे जाएंगे, वो भी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत जल्दी, मतलब जो आप लोग शिकायत करोगे उस पर आप लोगों को बहुत जल्दी एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, और चौथी चीज़ ये है कि देखो बहुत सारे क्या होते हैं, भ्रमित करने वाले जो विज्ञापन देते हैं ना लोग, मतलब बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं कि आप ये ले लीजिए, हमारे यहाँ का ये चीज़ बेस्ट है, ये चीज़ बेस्ट है, तो जो दर्शकों को भ्रमित कर देते हैं और खरीद लेते हैं और फिर वो चीज़ें खराब निकलती हैं। तो उन सब चीज़ों पे भी अब रोक लगा दी गई है, मतलब कि आप प्रचार कर सकते हो, लेकिन अगर वो चीज़ ऐसी निकली कि वो भ्रमित करने वाली है लोगों को, मतलब जितना आप प्रचार कर रहे हो उतनी वो है नहीं, उतनी वो डिजर्व नहीं करती है। अगर आप सपोज कर लीजिए, आप लोग अगर कुछ भी बेच रहे हो, आप लोग सब्जी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, या फिर इवन आप कपड़े बेच रहे हो और आप बता रहे हो कि वो बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, लेकिन जब लोग जाकर देख रहे हैं तो वहाँ पर उतनी अच्छी नहीं मिल रही है और वो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उसके खिलाफ उस चीज़ पर आप लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये पूरा ऑल अबाउट है आप लोगों का कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया वो मेन हाईलाइट्स हैं जो कि मोस्टली, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, आई होप। नहीं जानते तो आप लोग पूरा कंज्यूमर आप लोगों को प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लीजिएगा। वैसे आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आएगा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों की नॉलेज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू अब यहाँ के एमडी और सीईओ होंगे। और इससे पहले अगर हम बात करें तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के वाइस चेयरमैन थे, जहाँ से ये अप्रैल 2020 में अभी रिटायर हुए हैं और अब इन्हें करूर वैश्य बैंक का एमडी और अतिरिक्त कारोबार के साथ सीईओ का पद भी सौंप दिया गया है। ठीक है, अब ये कितने साल के लिए रहेंगे? ये लगभग 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए यहाँ के सीईओ और एमडी रहेंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को याद रखनी है कि करूर वैश्य बैंक के अभी सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश बाबू। और इन्होंने किनको सरपास किया, मतलब किसको ये रिप्लेस करके बने हैं? तो ये पीआर शेषाद्री, तो इनको इन्होंने रिप्लेस किया। पहले ये थे और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया।
31 मार्च 2020 को, और उसके बाद से ये पद खाली था, और अब ये रमेश बाबू जो है वो यहाँ के CMD और CEO बन गए हैं। बात करेंगे दोस्तों ऊपर वाले जो एक है सुब्रमण्यम सुंदर, ये लक्ष्मी विलास बैंक के CEO हैं, जो कि अभी हाल ही में बने थे पिछले महीने। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हो गया? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया था। ठीक है, ये हैं, देखो ये हैं लालजी टंडन। ठीक है, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि ये MP के गवर्नर हैं, और ये काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, और जिसके कारण जो यूपी की मतलब उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको अतिरिक्त राज्यभार दिया गया था यहाँ पर संभालने के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब चल रही थी और काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, तो इसीलिए इनको जो यूपी के जो CM है उनको, सॉरी यूपी की जो गवर्नर हैं उनको अतिरिक्त राज्यभार दिया गया था, और वो फिर इतने टाइम से यहाँ की जो मतलब देख रेख है, जो भी यहाँ के काम है वो इनके कर रही थी, लेकिन अब इनका देहांत हो गया है। ठीक है, बात करें अगर देखो दोस्तों थोड़ी सी इनके बारे में, तो देखो ये ना काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी सारे MP MLA मतलब MP रहे हैं काफ़ी टाइम तक। और बात करें अगर दोस्तों यहाँ के, तो ये 2019 में MP बने थे, सॉरी गवर्नर बने हैं यहाँ के, मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं 2019 में। उससे पहले ये बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने काम किया है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान थे, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। तो आप लोगों को ये न्यूज़ याद रखनी है कि MP के जो अभी गवर्नर थे उनका देहांत हो गया है। उनका नाम क्या था? लालजी टंडन। इनको किसने नियुक्त किया था? इनको रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने नियुक्त किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का पहला सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखो EV क्या है? EV है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर हमारे देश में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग बताएं जितने भी मतलब पेट्रोल डीजल के जो इंजन है उनसे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और देश में पॉल्यूशन का जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुका है। तो इसीलिए अब भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, और ये चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन जो पहला है भारत का सार्वजनिक, वो अभी दिल्ली में खोला गया है, जहाँ पर 5, मैं आपको बताऊँ तो 5 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ मतलब 5 चार्जिंग स्टेशंस के साथ एक प्लाजा खोला गया है, और धीरे धीरे से और आगे बढ़ाने की मतलब कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाया जाए, और इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ले आए, जिससे कि जो हमारे पॉल्यूशन की जो समस्या है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस दिशा में भारत की तरफ से पहल की गई, और दिल्ली में ये पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा खोला गया। तो ये आप लोगों को याद रखना। अब दोस्तों ये हो गए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो आप लोगों को पता होना चाहिए एज बीइंग इंडियन। ओके, तो भारतीय नागरिक होने के साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो पहला है कि भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सक सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। माले क्या है? देखो माले मालदीव की कैपिटल है, ठीक है, तो वहाँ पर जो इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो देने के लिए दोनों देशों ने समझौता किया है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो दोनों देश आपस में सहमति कर कर वहाँ पर अपनी जो सेवाएं हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो PNB ने फेस मास्क को सैनिटाइज वितरण करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो PNB बैंक द्वारा शुरू किया गया है कि देश में मतलब फेस मास्क की जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जो सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम बात करें जो बस्ती हैं और जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ पर बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए PNB बैंक ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि वो लोग वहाँ जाकर उनको फेस मास्क और बात करें अगर सैनिटाइजर, तो ये सब चीज़ें और भी चीज़ें मतलब जैसे जागरूक करने इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ें करेगी PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अगला है कि दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब होगा क्या, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको ना घर घर जाकर गवर्नमेंट राशन देगी, ना कि एक जगह पर कहीं पर राशन की भी मतलब भीड़ लगेगी। तो गवर्नमेंट आप लोगों को राशन देगी। और आप लोगों को पता है जैसे बाकी के राज्यों में क्या चालू कर दिया गया है कि आप लोगों को जितना भी राशन है वो नवंबर तक फ्री मिलेगा और डबल मिलेगा। तो ये अब दिल्ली में भी ये योजना शुरू कर दी गई है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, यानी कि किसी को भी राशन के बिना कोई ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए। तो ठीक है, बढ़ते आगे। तो दिग्गज जो अभिनेता हैं ओडिया के यानी कि उड़ीसा की जो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ के विजय मोहंती जी, उनका निधन हो गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना। अगला है
कि आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखो ये जो T20 वर्ल्ड कप है ना, ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में अभी सितंबर से लेकर सितंबर अक्टूबर में, लेकिन अभी इसे पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि अभी लॉकडाउन पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। कोरोना वायरस के खतरे को कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, जिसके कारण इसे ना स्थगित कर दिया गया अब ऑफिशियली 2022 तक। और 2022 में अब ये अक्टूबर नवंबर में वहीं पर होगा ऑस्ट्रेलिया में, और 2023 में मेंस वर्ल्ड कप होगा जो T50 ओवर्स का होता है वो भारत में होगा। तो इसके कार्यक्रम पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। जो मेंस वर्ल्ड कप है वो अब थोड़ा सा मतलब पहले होने लगा था फरवरी और मार्च में, उसे अब सितंबर अक्टूबर में स्थगित कर दिया जाएगा क्योंकि 2022 में ना सितंबर अक्टूबर में यही होगा। तो उसके बाद कुछ थोड़ा टाइम चाहिए होता है खिलाड़ियों को रिकवर करने के लिए, अगला वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा ताकि 1 साल का टाइम मिल जाए, सितंबर अक्टूबर में फिर से वर्ल्ड कप वो लोग खेल पाए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये देखो यही था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो देखो नीचे लाइक का बटन है, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। ओके, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आप लोग एक भी अपडेट मिस ना कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।